प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे आगे पाल वंश के बारे में। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था #1 करके। सवाल था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है, ये मैंने एक सवाल दिया था आपको, और आपको उसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना था। तो मुझे कुछ जवाब मिले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है, लेकिन मुझे सबके जवाब नहीं मिले। आज मैं वापस एक दूसरा सवाल दे रहा हूँ आपको। इस सवाल का जो जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। जो लौह स्तंभ हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे देना है। अब हम पढ़ेंगे आगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, इसकी उपलब्धियां क्या रही थी, उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो पाल वंश है इसकी स्थापना बंगाल के अंदर 750 ईस्वी में एक गोपाल नामक व्यक्ति द्वारा है वो की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में बंगाल के अंदर पाल वंश की स्थापना है वो की गई थी। पाल वंश का जो दूसरा शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। पाल वंश के अंदर गोपाल के बाद में जो द्वितीय राजा बना वो था धर्मपाल। वो इस वंश का शक्तिशाली व प्रतिभाशाली शासक हुआ था, बहुत ही शक्तिशाली था और प्रतिभाशाली था, कूटनीतिज्ञ था। तो इसने क्या किया, इसने अपना जो राज्य था वो कन्नौज तक विस्तृत कर दिया। अपना जो राज्य था, अपना जो पाल साम्राज्य था उसको कन्नौज तक है वो विस्तृत कर दिया, इतना फैला दिया। और क्या किया, और जो प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट थे ये भी पाल वंश के समान ही इनकी भी सत्ता थी, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों की। तो प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष का मतलब तीनों साम्राज्यों का युद्ध, तीन अलग अलग बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का युद्ध, उसे कहते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसके अंदर धर्मपाल ने क्या किया, अपने राज्य को सुरक्षित रखा। देखो, जब तीन बड़ी शक्तियां आपस में लड़ाई कर रही, झगड़ रही, युद्ध कर रही, तो ऐसे में एक छोटा सा मतलब पाल वंश जो पाल साम्राज्य था अपने आप को बचाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इस धर्मपाल बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, और इसने क्या किया, इस संघर्ष के अंदर जो एक भीषण संघर्ष हुआ, इस भीषण संघर्ष के अंदर, इस युद्ध के अंदर अपने राज्य को सुरक्षित बचा लिया। आगे क्या था कि धर्मपाल के बाद में जो आगे जो अगला जो राजा बना वो था देवपाल। तो इसके बाद में देवपाल शासक बना, और इसने क्या किया, देवपाल ने अपनी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, पहले इसकी राजधानी पाल वंशों के जो पाल राजा हुए थे उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे ही देवपाल राजा बना, इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, और नई राजधानी बनाई जिसका नाम था बंगाल। ये आपको याद रखना है कि किस पाल वंशी शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल है वो नई राजधानी बंगाल को बनाया था, तो वो शासक था देवपाल। इसके बाद में देवपाल के दरबार में, यानी इसके दरबार में, इसके किसके, देवपाल के दरबार में सुमात्रा एक राज्य था। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। ये सुमात्रा उसमें प्रसिद्ध था, और यहाँ के राजा बालपुत्र जो एक शक्तिशाली शासक थे उसका दूत है वो देवपाल के दरबार में आया था। जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शैल्यूकस ने तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शैल्यूकस का जो मतलब सेनापति था, मेगिस्तनीज एक विद्वान था, वो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी प्रकार सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत है वो देवपाल के दरबार में आया था। देवपाल के बाद जितने भी शासक हुए वो सब क्या थे, अयोग्य थे, मतलब उनमें शासन करने की इतनी योग्यता नहीं थी, इतनी मतलब उनमें चतुराई नहीं थी, किस प्रकार से राज्य को संभालना, किस प्रकार से प्रजा का सहयोग करना, किस प्रकार से आप जो आसपास के जो साम्राज्य है, आसपास के जो राज्य है, जो राजा है, उनसे किस प्रकार से आपसी जो मतभेद है उनको भुलाना, किस प्रकार मैत्री संबंध स्थापित करना, इतने मतलब उनमें योग्यता नहीं थी।
तो देवपाल के बाद अयोग्य शासकों और गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण के कारण एक तो क्या हुआ, एक तो पाल वंश के अंदर जो शासक हुए वो अयोग्य हुए, और दूसरा जो गुर्जर प्रतिहार थे, एक तो गुर्जर और दूसरा प्रतिहार दो अलग अलग थे, तो गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण के कारण जो पाल वंश था उसकी शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती गई, कम होती गई। इसके बाद में लगभग 1023 के आसपास चोल राजा राजेंद्र प्रथम उसने गंगा के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया, और इस कारण वो लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की सत्ता शक्ति एकदम समाप्त है वो हो गई। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है पाल वंश के बारे में कि पाल वंशी जो राजा थे वो क्या थे, बौद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, और बौद्ध धर्म के जितने भी शिक्षा के केंद्र थे वो इनके शासनकाल के अंदर पाल राज्य और पाल वंशी जो राजा थे इनके शासनकाल के अंदर बहुत ही उत्कर्ष पर पहुंचे। इन्होंने क्या किया, नालंदा और जो विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहार थे उनको भी संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नालंदा और विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध महाविहार थे जहां पे बौद्ध धर्म के आचार्य रहते हैं उनको है वो संरक्षण प्रदान दिया, यानी इनको वे दान देते थे, इनको जो भी मदद की जरूरत होती थी पालवंशी राजा है वो इनको मुहैया कराते थे। उसके बाद में जानकारी मिलती है कि धीमान और विटपाल कौन थे, दो व्यक्ति थे। ये क्या थे, ये महान शिल्पकार थे, उस समय के महान शिल्पकार थे। शिल्पकार किसे कहते हैं, जो ये मूर्तियां बनाते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं। तो ये अच्छे से शिल्पकारी कर सकते थे, इतने मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छा इनको टैलेंट प्रतिभा इनमें कोट के भरी हुई थी। तो धीमान और विटपाल जैसे शिल्पकारों को भी पालवंशी राजाओं ने वो संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद में पाल युग के अनेक जलाशय, तालाब, छोटे छोटे पोखर, पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में आज भी मौजूद हैं। यानी हमें ये जानकारी मिलती है, पूरा अवशेषों से ये जानकारी मिलती है कि पाल वंशी राजा थे, उनके द्वारा बनाए हुए जलाशय है वो आज भी हमें दीनापुर जिले के अंदर देखने को है वो मिलते हैं। ये तो हमने पढ़ा पाल वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना किसने की थी और उसकी उपलब्धियां क्या रही। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने 736 ईस्वी में की थी। देखो, दंती दुर्ग एक व्यक्ति का नाम, पीछे दुर्ग आने से ये कोई दुर्ग नहीं बन गया। दंती दुर्ग एक व्यक्ति का नाम है, शासक हुआ था जिसने 736 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की है वो स्थापना की थी। और राष्ट्रकूट जो वंश था इसकी जो राजधानी थी वो थी नासिक। नासिक आपको पता है कहाँ आया हुआ है, नासिक महाराष्ट्र में आया हुआ है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 में की थी। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी नासिक। और इस वंश के अंदर कुल कितने शासक हुए हैं, 14 शासक हुए। कितने शासक हुए हैं, 14 शासक हुए। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया अभी कि कृष्ण प्रथम ने इसी राष्ट्रकूट वंश के अंदर, जो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश एक शासक था, इसने क्या किया कि एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर था उसका निर्माण कराया था। एलोरा के अंदर स्थित सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ, भगवान शिव का मंदिर था, कैलाशनाथ मंदिर था, उसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने योग्य सवाल है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं छठा शासक जो अमोघ वर्ष था वो बड़ा ही शांति प्रिय था। शांति प्रिय होने की वजह से उसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया, 64 ईयर्स, लगभग 64 वर्षों तक है वो शासन किया। किसने, अमोघ वर्ष ने। ये एक राष्ट्रकूट वंशी शासक था। और उसके बाद में इसी अमोघ वर्ष ने मान्यखेड़, दूसरा नाम इसको मालखेड़ भी कहते हैं, उसको अपनी नई राजधानी है वो बनाई। और अरब यात्री जो सुलेमान था, अरब यात्री सुलेमान जो अमोघ वर्ष के शासनकाल में भारत आया था, इसने अमोघ वर्ष को विश्व के तत्कालीन जो 4 महान शासक थे उनके साथ में इसकी तुलना है वो की है कि उस समय विश्व के अंदर तत्कालीन जो कितने 4 महान शासक हुए, उन 4 महान जो शासक हुए उनके साथ में इसकी तुलना की है, किसकी, अमोघ वर्ष की, कि ये इतना महान शासक हुआ था।
उसके बाद में जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूटों का जो प्रभाव है, प्रभाव का मतलब उनकी जो शक्ति और सत्ता थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। वो किसके कारण? कल्याणी के जो चालुक्य थे उन्होंने इन पर आक्रमण किया और इनकी शक्ति वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। और राष्ट्रकूट शासक थे वो वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। जो वेदों से संबंधित धर्म है, वैदिक धर्म, जो हमारा सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, तो ये वैदिक धर्म था, इसके प्रबल समर्थक थे राष्ट्रकूट शासक। उसके बाद में संस्कृत और जो कन्नड़ साहित्य था, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य, इनको भी इन्होंने पोषक का मतलब है इन्होंने संरक्षण दिया। यानी संस्कृत और कन्नड़ भाषा के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी साहित्य लिखे गए, उन सबको है वो राष्ट्रकूटवंशी शासकों ने है वो इनको सम्मान दिया, इनको संरक्षण दिया। उसके बाद में जो राष्ट्रकूटवंशी शासक थे उनको जो अरब देश के जो लोग थे वो किस नाम से संबोधित करते थे? बलहरा या बलराज, बलहरा या बलराज, इस नाम से वो संबोधित करते थे। अरब देश के जो यात्री थे या अरब देश के जो लोग थे वो इस प्रकार है वो इनको संबोधित करते थे। तो ये हमने पढ़ा है आज पालवंशी राजाओं और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और उसके बाद में नेक्स्ट